मैं कह रहा था आपको कलर दिखा देते हैं, तो जरा कलर देखिए बेटा, ये आ रहा है आपको। मैं क्या बता रहा था कि कलर की ना हिंट आपको गिवन होती है अननोन एलिमेंट्स के लिए, इसलिए कलर इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बेटा कलर, उम्मीद है कि आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए मैग्नीशियम का बिल्कुल ब्राइट व्हाइट कलर नजर आ रहा है आपको। कैल्शियम की जो बर्निंग है, Yes, जिसे हम ब्रिक रेड कह रहे हैं या ऑरेंजिश कलर कह रहे हैं, ये वो है जो नॉर्मल चूल्हे में आपको नजर आता है। ये जो है स्ट्रॉन्शियम का, वो है क्रिम्सन रेड, बिल्कुल आप देखें कितना रू अफजे टाइप का रेड है। और ये जो बेरियम से कलर आता है वो आता है एप्पल ग्रीन कलर। ठीक है बेटा, एप्पल ग्रीन कलर आता है। तो फ्लेम के कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खुलासा ये है कि बेरिलियम के अलावा जो फर्स्ट एलिमेंट है, सारे एलिमेंट ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कंबस्ट होते हैं, बर्न होते हैं और विद कलरफुल या ब्राइट कलरफुल फ्लेम्स देते हैं। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर बेटा? अमान, सबाहत, अबिया, Yes, यासर, sir. गुड हो गया। Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, yes, अब sir. बेरिलियम से क्यों नहीं होता रिएक्शन? उसका एक बड़ा एक तो रिएक्टिविटी कम है, दूसरा एक और भी है, यहां पर मैं रीजन भी साथ साथ समझा दूं कि बेरिलियम एक तो रिएक्टिविटी में बहुत कम है, ठीक है। दूसरा ये कि बेरिलियम से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करना शुरू करती है ना, ये चीज आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। बेरिलियम से जब रिएक्शन शुरू होता है ना, तो बेरिलियम ऑक्साइड इनिशियली बनती है, लेकिन वो बेरिलियम ऑक्साइड बनते ही ना उसकी इनसॉल्युबल लेयर, आपने पढ़ा था जहाज के अंदर जो है, जहाज में रस्टिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्यूमिनियम पर भी यही काम होता है। इसी तरह यहां पर भी जो बेरिलियम है ना, जब इनिशियली जिद्दी किस्म की लेयर, ये बेरिलियम को पूरा का पूरा कोट कर देती है, और कोट करने की वजह से जो फर्दर कांटेक्ट है बेरिलियम और ऑक्सीजन का, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आप बेरिलियम को जब रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन बिल्कुल कुछ देर के लिए होता है, फिर रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए आप यूं ही याद रखें कि एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर बर्न्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि बेरिलियम क्यों नहीं रिएक्ट करता, देन फिर आप उसका रीजन बताएंगे कि इसका रिएक्टिविटी भी कम है। दूसरा, जब ये ऑक्सीजन से इनिशियली रिएक्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो इनसॉल्युबल लेयर बेरिलियम की सरफेस को कंप्लीटली कोट कर देती है, और फर्दर कांटेक्ट ब्लॉक हो जाता है बिटवीन बेरिलियम एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जी अमान, बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. ओके, चलें बच्चे आगे चलते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, ये क्या था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, यहां तक याद हुआ है? समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. बेटा अब वाटर से जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, अगेन फिर वही मनुष्यत आ जाती है कि एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम, अब याद रखना आसान है कि बेरिलियम एक्सेप्शन है, अदर मेटल्स react with water to form metal hydroxides and hydrogen gas। इसको देख लें जरा कैसे कि मेटल कोई भी अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं एक्सेप्ट बेरिलियम विद वाटर, तो आप जानते हैं वाटर में होता है H और OH बॉन्ड। तो जैसे ही H और OH में से ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो इमीडिएटली ये मेटल जो है वो OH के साथ क्या हो जाता है बच्चों? कंबाइन हो जाता है लाइक दिस, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो मैग्नीशियम के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम के साथ भी यही रिएक्शन होगा, लेकिन जहन में रहे कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू द लोअर एलिमेंट्स? कम है सर। कम है। तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है। जबकि उसी जगह पर अगर हम बेरियम से कराएं जो कि सब नीचे आ रहा है, तो क्या ख्याल है कैसा होगा रिएक्शन? बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव या विगरस रिएक्शन होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, कोई मसला इसमें तो नहीं है बेटा? अगर मैं नहीं, लिखना चाहूं तो यहां मैं लिख दूंगा कि इनके जो रिएक्शन है, बेरियम का स्ट्रोंशियम का जो रिएक्शन है, ये काफी विगरस होगा। हाउ एवर जो
इसका रिएक्शन होगा, अल्लाह भला करे, आपका मैग्नीशियम का, वो बहुत स्लो होगा बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है। हाँ, एक बात और है कि अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से कराने के बजाय स्टीम से करा दें, किससे करा दें बेटा? स्टीम से, तो आप जानते हैं स्टीम में क्या होगा कि हमारे पास जो वाटर का जो गैसियस फॉर्म है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उस केस में फिर रिएक्शन तेज हो जाएगा, लेकिन ऑक्साइड बनेगी, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया मैंने। देखो, बेरिलियम रिएक्ट नहीं कर रहा, मैग्नीशियम करता है लेकिन बहुत स्लो करता है कोल्ड वाटर से, यानी लिक्विड वाटर से। और अगर आप स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो फिर तेज करता है, लेकिन इन दैट केस फिर वो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। बाकियों को स्टीम से क्यों नहीं करा रहे? जो कैल्शियम को क्यों नहीं करा रहे स्टीम से, स्ट्रोंशियम को क्यों नहीं करा रहे, या बेरियम को क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि वो तो नॉर्मल लिक्विड वाटर से, टैप वाटर से भी रेडिली रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो स्टीम से कराने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Sir. That's all. That's the completion of second property. तो second property में हमने क्या सीखा, और ये भी हमें पता चल गया कि जो इनकी रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। ये तो मैं शुरू में बता चुका हूं, और अगर आपसे कोई रीजन पूछ लेगा तो रीजन भी आप बता सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाए तीसरी प्रॉपर्टी पे बेटा, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। मुआज, समझ में आ रहा है? Yes, sir. रिएक्शन विद एसिड। अलीना मुबीन तो फिर आ गई है क्लास में, लेकिन अलीना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। अलीना मुबीन। Yes, sir. अरे, अभी तुम पिछले सेशन के सेकंड हाफ में कहाँ चली गई थी? जवाब ही नहीं दे रही थी, आंख लग गई थी क्या? फिर जब एक तो अलीना का जवाब कभी भी बंद हो जाता है। चलो एसिड के साथ, अब एसिड में यूनिक क्या है बेटा? एसिड में यूनिक ये है मेरे बच्चे कि पहला प्रॉपर्टी है जहां पर बेरिलियम रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म बेरिलियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। हालांकि बेरिलियम बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, लेकिन तुम अपने पैटर्न में देखो बच्चे, अगर मैं डायरेक्टली बताता चाहूँ ना, कोई रेफरेंस ना बनाओ, तो तुम इसको याद करते करते मर जाओगे। तो याद रखना, पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों के अंदर तुमने देखा कि रिएक्शन जो है बेरिलियम नहीं कर रहा था, लेकिन एसिड के लिए तुम याद रखो कि एसिड खुद बड़ा विगरस और खतरनाक होता है, तो ये बेरिलियम को भी मजबूर कर देता है टू रिएक्ट। और लेकिन बहरहाल बेरिलियम बहुत स्लो रिएक्ट करता है। हाउएवर जब हम बेरिलियम से आगे जाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम की बात करते हैं या स्ट्रोंशियम की बात करते हैं या बेरियम की बात करते हैं, तो फिर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, बोले बेटा, कोई भी एसिड ले लें, रिएक्शन फिर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? विगरस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने मल्टीपल एसिड्स ले लिए हैं, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, बोलो? MgCl2, और शाबाश, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन आप देखिए स्टीम के वाटर के साथ भी रिलीज हो रही है, यहां भी रिलीज हो रही है। यहां पर क्या होगा? स्ट्रोंशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ क्या होगा? बेरियम नाइट्रेट बन जाएगा जो सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एम आई क्लियर बेटा? पहला रिएक्शन है अमान जहां पर आप देख रहे हो कि बेरिलियम रिएक्ट कर रहा है, हाउ एवर द रिएक्शन इज वेरी स्लो बट इट अकर्स। कोई मसला यहां तक? No, sir. No, sir. अब बच्चों यहां तक तो आपने रिएक्शन देखे डायरेक्टली एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखे आपने, लेकिन अब हम जा रहे हैं इसी केमिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हमने क्या बनाई थी? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था तो प्रोडक्ट क्या बना था बच्चों? ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया था तो प्रोडक्ट क्या बना था? Oxide. ऑक्साइड्स। तो अब अगली हेडिंग क्या है? रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स। अगेन बात इंपॉर्टेंट है, पैटर्न की है। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद एसिड। रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी आपने जो पहली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो उसमें अब पहली प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट था हम उसको देख रहे हैं कि वो एसिड से कैसे रिएक्शन करता है। बल्कि इसमें ऐसा कर लेते हैं कि इसके एसिड हटा देते हैं, पहले वाटर लिख लेते हैं ताकि पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। यानी आपने पहली प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स के साथ की थी उसमें ऑक्साइड बन रहा था, दूसरी प्रॉपर्टी थी वाटर के साथ रिएक्शन की, और अब आपको मैं क्या करा रहा हूं कि रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड, यानी पहली प्रॉपर्टी में जो प्रोडक्ट बना था उसके
उसका रिएक्शन किसके साथ बच्चों, किसके साथ, Water वाटर के के साथ। साथ। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? No, No, sir. sir. अच्छा मेरे बच्चों, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है समझने की, और वो क्या है, वो ये है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, अव्वल तो बेरिलियम का ऑक्साइड आप डायरेक्टली बर्निंग से बना ही नहीं सकते, लेकिन बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, वो अगर आपने बना भी लिया तो इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के छोटे साइज की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वो बहुत मजबूत होता है, और पानी में डालने पर वो क्रिस्टल टूटता ही नहीं। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो पहला एक्सेप्शनल केस है, वो तो कंप्लीटली इनसॉल्युबल। जबकि जब हम बजाते हैं अगले एलिमेंट पे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालेंगे तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होगा, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और स्लाइटली सॉल्युबल होकर ये क्या बना लेता है बेटा, ये बना लेता है हाइड्रो ऑक्साइड। यानी समझिएगा कि स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन बहुत, यानी बहुत ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक नहीं होगा। अगर लेट सपोज एक क्रिस्टल लैटिस मैंने डाला है, उस क्रिस्टल लैटिस में एक लाख मैग्नीशियम ऑक्साइड के यूनिट्स थे, तो 1 लाख में से लेट से कि 1000 यूनिट्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, और जो स्प्लिट होंगे वो वाटर से रिएक्ट करेंगे, जो वाटर से रिएक्ट करेंगे वो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो 1 लाख मैग्नीशियम ऑक्साइड के यूनिट जब मैं डालूंगा तो मैक्सिमम जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा, माइन्यूट क्वांटिटी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और अब वो जो हाइड्रोक्साइड है वो पानी में सॉल्युबल होगी, और इस हाइड्रोक्साइड में आप जानते हैं OH आइंस आ रहे हैं, ये OH आइंस क्या करेंगे, पानी की पीएच को स्लाइटली बढ़ा देंगे, 9 तक ले जाएंगे। स्लाइटली बेसिक। बेटा बात पूरी समझनी है, क्या कहा मैंने, बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा बता देता हूं कि बेरिलियम ऑक्साइड तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्लाइटली डिसॉल्व हो रहा है, जो पार्ट डिसॉल्व हो रहा है वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और जब हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो उसके OH आइंस कम है, क्योंकि ज्यादा डिसॉल्व ही नहीं हो रहा। तो जब कम OH आइंस हैं तो आप जानते हैं OH आइंस की वजह से पीएच बढ़ती है। तो यहां पर हम ये नहीं देख रहे कि पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि पीएच जो है वो स्लाइटली बेसिक हो गई है। यस और नो? Yes, जबकि sir. इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से बेटा, कैल्शियम है, या इसके बाद जनाब अली स्ट्रोंशियम है, और फिर बेरियम है, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये पानी में रेडिली डिसॉल्व होती हैं, और जाहिर है सबसे ज्यादा कौन डिसॉल्व होगा, बेरियम। Barium. ठीक है, तो जब आप इनको पानी में डालेंगे तो ये पानी में रेडिली डिसॉल्व होकर क्या बनाती हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ये हाइड्रो ऑक्साइड पानी को अल्कलाइन बना देते हैं। क्यों अल्कलाइन क्यों बना देते हैं बेटा, क्योंकि ये हाइड्रो ऑक्साइड्स रेडिली यानी ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, और जब ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे तो क्या मतलब है, ये OH आयन ज्यादा रिलीज करेंगे। यस और नो? जब ये आयोनाइज Yes, होंगे sir. तो ये ज्यादा से ज्यादा OH आयन रिलीज करेंगे, और जितने ज्यादा OH आयन रिलीज करेंगे उतना ज्यादा सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो मालूम हुआ कि बेरिलियम की जो ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड को जब आप पानी में डालेंगे दैट विल गिव यू स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। हाउएवर यहां पर हमें स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन मिलता है, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड डिसॉल्व ही नहीं होती, इसलिए हमें सॉल्यूशन जो है वो उसमें कोई पीएच चेंज नहीं आता। क्या ये बात समझ में आई है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब Yes, sir. इसी का रिएक्शन, अब रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद वाटर हो गया। अब क्या होना चाहिए था हेडिंग? जी बेटा क्या हेडिंग होनी चाहिए थी? Acid. वेरी गुड, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब अभी तुम्हें पता चला कि ग्रुप 2 की ऑक्साइड्स कैसी हैं, बेसिक है या एसिडिक है? अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या अंदाजा हुआ, ये बेसिक है या एसिडिक है? Basic है, sir. बेसिक है। Basic है. तो क्या ख्याल है, अगर एक बेस होती है तो वो एसिड से रिएक्ट करती है या नहीं करती? एक बेस करती है। एसिड से रिएक्ट करती है या नहीं करती है, करती? sir.
करती है। तो मेरे बच्चे क्या बनाती है? सॉल्ट ऑफ वाटर। तो अब इसमें जो बेरिलियम की ऑक्साइड है बेटा, इसमें जो बेरिलियम की ऑक्साइड है, ये अगेन एक्सेप्शन है, दैट इज द ओनली ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होती है बच्चों? जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए, ऐसा ही है। Yes, sir. Yes, sir. जबकि बाकी जो ऑक्साइड हैं, यानी कि मैग्नीशियम की ऑक्साइड, कैल्शियम की ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम की ऑक्साइड और बेरियम की ऑक्साइड, ये सारी जो है वो बेसिक हैं एंड ये एसिड से रिएक्ट करेंगी। मैं अलग अलग एसिड लिख लेता हूं। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। टू फॉर्म व्हाट? सॉल्ट एंड, बोलो बच्चों, वाटर। बिकॉज दे आर बेसिक ऑक्साइड्स ना। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड भी तो बेसिक ही थी ना, हाँ या ना? तो दे विल रिएक्ट टू फॉर्म Yes, sir. MgCl2 एंड H2O। यहाँ क्या बन जाएगा? CaSO4 H2O। यहाँ क्या बन जाएगा? SrNO3 ट्वाइस H2O। यहाँ क्या बन जाएगा? BaCl2 और H2O। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सारे एसिड से रिएक्ट करते हैं, और बिकॉज क्यों रिएक्ट करते हैं? दे आर अल्कलाइन, दे आर बेसिक, देयरफॉर दे रेडिली रिएक्ट विद एसिड। हाउएवर अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड की बात कर लें थोड़ी सी, तो बेरिलियम ऑक्साइड का जब आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तब तो हो ही जाएगा, ये बनाएगा BeCl2 एंड H2O। लेकिन अगर बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसी बेस से कराएंगे, बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराओगे बेटा? अगर किसी बेस से कराओगे तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। हो जाना चाहिए भाई अमान। होगा। Yes, sir. Yes, जबकि sir. किसी और का कराएंगे तो नहीं होगा। तो अगर मान लें कि यहाँ मैंने इसको बेस से रिएक्ट करा दिया, और बेस में क्या होता है? OH आइंस होते हैं ना। बेस में क्या होते हैं? OH आइंस। तो ये OH आइंस अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दिए रिएक्ट करने के लिए, तो बेसिकली बेटा ये उससे भी रिएक्ट कर जाएगा, और इन दैट सिनेरियो ये फिर बेरिलियम टेट्राहाइड्रो कंपाउंड, टेट्राहाइड्रेट बना लेता है। आपसे पूछेगा तो नहीं एग्जामिनर, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जबकि बाकी जो हैं वो एसिड से तो रिएक्ट करेंगे लेकिन बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। आर वी ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या यहां तक का पूरा ट्रेंड सारे बच्चों को समझ में आया है? जरा वापस चलते हैं। हमने चैप्टर की जब शुरू किया था, मैंने कहा था एक स्पेसिफिक पैटर्न में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 कंप्लीट हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो गई। क्या कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? Yes, sir. Yes, sir. Now we are left with what? Solubility of hydroxides and carbonates and thermal stability of carbonates and nitrates। ठीक है जी, करा दूं इसको भी? हिम्मत है? Yes, sir. Sir, जी अमान। Yes, sir. sir ये क्लास कितनी देर और चलेगी? अगर दोनों करा दूं तो ये तकरीबन 40 मिनट्स और चल जाएगी, 35-40 मिनट्स। क्या हुआ? आवाज ही चली गई। करा दूं या रहने दूं अभी? सर मर्जी। मर्जी का मतलब तो ना कराऊं उसका मतलब है। जी जी मुआज, मुआज तो मुझे लग रहा है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जाग चुका हुआ है। मैं सर A1 करवा दे मेरी तरफ से। जी अभी व्हाट डू यू से? Sir, करा दें। और सवाहत आप क्या कहती हैं? Yes, sir. करा दे। चलो अब सार जमहूरियत आ गई ना, तो चलें अब हेडिंग आ जाती है बेटा सॉल्युबिलिटीज। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। सॉल्युबिलिटीज ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। जनाब सबसे पहले तो यूं समझ लें कि ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड से मुराद क्या है, जरा लिख लेते हैं। मुराद है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो भाई, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड।
और सल्फेट से क्या मुराद है? बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। इसी तरह कार्बोनेट से क्या मुराद है? बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। जनाब सबसे पहले ट्रेंड हमने सीखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड तो अभी हमने पढ़ी थी। क्या 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 हो रहा था? हाइड्रोक्स जब हाइड्रोक्साइड बन रही थी वाटर में डालने से, सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड नजर आ रहा था? डाउन द ग्रुप increasing. जी बच्चों, सबने पढ़ा था ना? या सिर्फ दो बच्चों ने पढ़ा था? बोलो ना। डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज हो रही थी। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी बेटा? इंक्रीज। और इसी से हमने पढ़ाया कि इस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ही तो हमने कहा ना कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा वो सबसे ज्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। यस और नो? Yes, sir. रीजन क्या है बेटा? क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, तो सबसे ज्यादा OH आयन कौन रिलीज करेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा। और जब ज्यादा OH आयन रिलीज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसकी वजह से हम देखेंगे कि अल्कलिनिटी ज्यादा होगी। यस और नो? Yes, मुआज sir. अमान? Yes, यस sir. सर। अच्छा, इसका एक यस ट्रेंड। सर। और ये जो बेटा कार्बोनेट और सल्फेट है ना, इनको मैंने साथ क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों का ट्रेंड एक जैसा है। और अलग लिखा है इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड से डिफरेंट है। क्या ट्रेंड है बेटा? कि कार्बोनेट्स और सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज। यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो कार्बोनेट है वो बेरिलियम कार्बोनेट होगा। और ये बस हाइड्रोक्साइड याद रखो, हेडिंग याद रखोगे ना, ट्रेंड याद रहेगा कि सर ने हाइड्रोक्साइड सल्फेट और कार्बोनेट कराया था। हाइड्रोक्साइड वाला आपको पहले भी पढ़ाया गया, उसमें अल्कलाइनिटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो सल्फेट और कार्बोनेट जाहिर है कि डिफरेंट होगा, जब भी सर ने अलग से लिखा था। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर? कि सल्फेट और कार्बोनेट जो है इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड एक जैसा है। एंड वो ट्रेंड क्या है? कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Clear. यस सर। मजे की बात यह है कि इसकी रीजनिंग जो है ना तुम्हारे पास नहीं है, A2 के अंदर आती है। A2 में ग्रुप 2 का चैप्टर दोबारा आता है और वहां पर इसकी रीजनिंग आती है इन टर्म्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो तुम्हें जो है ना वो यूजुअली हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स के रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा। और खास तौर पे हाइड्रोक्साइड में जो वो जो पीएच है वो कहेगा कि भाई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल सोल्यूशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 9 है और बेरियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच ज्यादा है। उसको एक्सप्लेन करें तो अब आप बताएंगे कि भाई ग्रुप 2 की जो हाइड्रोक्साइड होती है उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड चूंकि नियरली इनसॉल्युबल है तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए OH आयन रिलीज नहीं करता। जबकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, इसलिए वो थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, इसलिए पीएच को थोड़ा सा चेंज करता है। जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, इसलिए वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और ज्यादा OH आयन देता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी और जिसकी वजह से पीएच ज्यादा बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? एंड यही चीज अप्लाई करेंगे आप जब आप सल्फेट्स कार्बोनेट्स की बात करेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यानी मोस्ट सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड कौन है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बट मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट या सल्फेट कौन है? बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम कार्बोनेट। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. पक्का बात समझ में आ गई है? Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है अगर आ गई है। अब आ जाएं, अगली हेडिंग लगा रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। देखो अब हेडिंग में ना तवज्जो देना। अब बच्चे क्या करते हैं जब रट्टा लगा लगा के जा रहे होते हैं ना, तो अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कार्बोनेट दोबारा आ रहा है, ठीक है, वो सॉल्युबिलिटी में था, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड या सल्फेट नहीं आया है, साथ में क्या है? नाइट्रेट है। तो ये सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसके कौन से रीजन आपको याद होने चाहिए। तो कार्बोनेट की वो आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी पूछेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी पूछेगा। अब ये क्या है जनाब, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अब कार्बोनेट और नाइट्रेट दोनों के अंदर याद रखिएगा, पहले मैं जनरल रिएक्शन बता दूं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन, समझ लें इसको कि हीट देकर तोड़ना।
तो जो कार्बोनेट्स होते हैं बेटा वो कैसे टूटते हैं? मेटल का कार्बोनेट जब आप तोड़ेंगे ग्रुप 2 का, तो ये आपको मेटल का ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यानी कि अगर लेट से आप तोड़ रहे हैं बेरिल कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बोलो बेटा? कैल्शियम का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप बेरियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? बोलो। बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब आप नाइट्रेट्स को तोड़ते हैं तो नाइट्रेट्स को जब तोड़ेंगे ग्रुप 2 के, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपको मालूम होना चाहिए गैस होती है और इसका कलर ब्राउन होता है। इट्स अ ब्राउन गैस। तो अक्सर जब बच्चों को ये वाला रिएक्शन याद नहीं होता और वो देखते हैं कि एग्जामिनर ने हिंट दी हुई है कि ब्राउन गैस निकल रही है, तो उनके जहन में ब्रोमीन आ जाता है। और चूंकि ग्रुप 17 भी आपका चैप्टर है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को ग्रुप 17 से लिंक करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि इट कुड बी नाइट्रेट, कि अगर नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो ब्राउन गैस निकलेगी। तो आए अगर इसका स्पेसिफिक रिएक्शन देख लें तो क्या होगा? अगर लेट्स से मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैसे टूटेगा बेटा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। इसी तरह अगर कैल्शियम का नाइट्रेट टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा? वही सेम पैटर्न, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। बात समझ में आ रही है अमान? यस सर। तो ये तो हो गया इनका डिकम्पोजिशन पैटर्न। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी पे क्या कमेंट करना है बेटा? एज वी मूव डाउन, दोनों का सेम ही ट्रेंड है, एज वी मूव डाउन इन ग्रुप 2 the thermal stability of carbonates and nitrates increases. As we move down, thermal stability increases. अब यहां ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल स्टेबिलिटी में। देखो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। थर्मल स्टेबिलिटी में बता रहा हूं इंक्रीज होती है, हेडिंग में मैंने लगाई थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि हीट से ज्यादा से ज्यादा हीट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रह सकते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है कि कितना जल्दी टूट सकते हैं। तो जब हम यूं कह रहे हैं कि एज वी मूव डाउन थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन डिक्रीज हो रही है ना? Yes, sir. यस और नो? बात समझे नहीं समझे भाई? जब हम कह रहे हैं कि हम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी क्या मतलब हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर लेट से 400 डिग्री पर ब्रेक हो रहा है तो बेरियम कार्बोनेट 400 डिग्री पे ब्रेक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर सेम रिएक्शन 400 डिग्री पे करने को कह दिया जाए तो आगे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन लिख दोगे। ये एग्जामिनर भाई चालाकी करता है कि आपको उसने एक रिएक्शन ऊपर दिखाया, कैल्शियम कार्बोनेट 400 डिग्री पे ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके वो आपको दिमाग में ये बनवाएगा कि मेटल का कार्बोनेट ऐसे ब्रेक होता है कि ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर आपसे कहेगा अंडर सेम कंडीशंस बेरियम का रिएक्शन लिखकर दिखाएं, आप रिएक्शन लिख दोगे। यूजुअली मैं बच्चों से कंफ्यूज करता था, आज खुद ही बता दिया डायरेक्ट। तो बच्चे क्या करेंगे, वो चौड़े में आकर डायरेक्ट रिएक्शन लिख देंगे कि हाँ भाई बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। वो नहीं देखेंगे कि उसने लिखा हुआ है अंडर सेम कंडीशंस। और थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है हमें कि जब हम नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी अगर कैल्शियम का कार्बोनेट 400 डिग्री पे ब्रेक डाउन हो रहा था तो बेरियम का कार्बोनेट 400 पे ब्रेक डाउन नहीं होगा। बात समझे नहीं आई? बात समझ में आ गई सर। इसी तरह अगर उसने दिया हुआ है कि भाई मैग्नीशियम का नाइट्रेट लेट से के 300 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बाद उसने कहा कि भाई ये पैटर्न होता है ब्रेक डाउन का। अब बताइए कैल्शियम नाइट्रेट का रिएक्शन क्या होगा? अगर आप सेम कंडीशन पे उसने कहा है तो आप फिर सेम कंडीशन पे नो रिएक्शन पर जाएंगे। इज दैट क्लियर अमान सिद्दीकी? यस सर। अमान ये पढ़ा हुआ है ना तुमने सारा? ये सर पढ़ा तो है मगर याद नहीं है। ये देखो यार, ये कैसे पढ़ना हुआ जो याद ही नहीं है? ये जब पढ़ा था सर तुम उस क्लास वक्त में। समझ नहीं आया था। अजीब बात है, तुम क्लास में क्या सेटिंग हुई भी किसी से तुम्हारी क्या? क्या मतलब सर? अब यार इतने नन्हे काके नहीं बनो तुम, ये सेटिंग का मतलब तुम्हें नहीं पता। आई मीन क्लास में कोई सर रमजान चल रहा है। तो रमजान चल रहा है तो भाई तो सेटिंग ना करो ना। जो बात है वो तो मैं पूछूंगा ना। तो क्लास में कोई खास दोस्त है तुम्हारा जिसकी तरफ तवज्जो ज्यादा लगी रहती है? सर तो हो सकता है, आजकल तो माहौल ही ऐसा है, क्या कर नहीं सकते हैं। सर। तो क्लास के बाहर होगा कोई ऐसा जिसकी तुम्हें टेंशन लगी रहती होगी कि जल्दी से क्लास खत्म हो जाके उससे मिल लूं।
खैर चलो, कुछ समझ में आई ये बात या नहीं आई कि थर्मल स्टेबिलिटी Yes. में पहले तो मैंने बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होगी। कार्बोनेट डिकम्पोज होता है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जबकि जब नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो दो गैसेस निकलती हैं, ऑक्सीजन कलरलेस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस निकलती है। दूसरा ट्रेंड, थर्मल स्टेबिलिटी एज वी मूव डाउन आइदर इन कार्बोनेट्स और इन नाइट्रेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी हर आने वाला कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. अब इसका बेटा रीजन भी आ जाता है, इसका रीजन भी है और वो रीजन हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका रीजन भी है और वो रीजन हमें समझना पड़ेगा, दोनों का सेम रीजन है और आसान। और इस कॉन्सेप्ट का रीजन जो मैं यहां हेडिंग में डाल देता हूं कि रीजनिंग इसकी क्या है। इसकी जो रीजनिंग है ना बेटा, वो बेस करती है एक कॉन्सेप्ट पर जिसको हम कहते हैं आयन पोलराइजेशन। ये स्टेबल कैसे होता जा रहा है वो, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं आपसे कहता ना कि आप बताएं स्टेबल होगा, तो आप बोलते साइज बड़ा होता जा रहा है तो शायद वो इलेक्ट्रॉन दूर निकल जाएंगे और फलाना हो जाएगा ढिमकाना हो जाएगा। नहीं, इसका थर्मल स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है समथिंग कॉल्ड आयन पोलराइजेशन। ये क्या होती है जरा समझते हैं। चलें मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। मान लें कि ये बेरिलियम है छोटा सा और इसके साथ ये बड़ा सा कार्बोनेट है। इसी जगह पर जब आप नेक्स्ट एग्जांपल में आए, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटम बड़ा होता है थोड़ा सा और कार्बोनेट तो उतना ही बड़ा होगा, यस और नो, जितना पहले था। Yes, हाँ, sir. इसी तरह अगले में आ गए तो अगले में क्या हुआ, कैल्शियम और बड़ा हो गया और कार्बोनेट उतना ही बड़ा है। और यही चीज नाइट्रेट के साथ भी अप्लाई होगी, यस और नो। Yes, sir. अब जरा तवज्जो रखना बेटा, होता क्या है कि जब यहां पर चूंकि नेगेटिव आइन सब में सेम है, कार्बोनेट, हम सबके कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, सबके नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो कहानी डिपेंड करती है पॉजिटिव आइन पर। तो अब जरा पॉजिटिव आइन देखिए बेटा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों मेरे साथ, चैप्टर बॉन्डिंग में भी पढ़ा था और चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो असल में चार्ज की स्ट्रेंथ होती है, चार्ज कितना मजबूत है, और ये डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और साइज पर। यानी चार्ज जितना ज्यादा हो और साइज जितना छोटा हो, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मालूम हुआ कि जो स्मॉल चार्ज होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। स्मॉल चार्ज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि देखो ना ग्रुप 2 है तो सब पर चार्ज +2 होगा, यस और नो। भाई ग्रुप 2 है तो चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सब पे +2 होगी ना। लेकिन जो कि साइज ऑफ द चार्ज सेम नहीं है तो चार्ज डेंसिटी को वो चेंज कर देगा। अब जरा समझना, होता ये है कि जब एक क्रिस्टल बन गया, देखो आपको मालूम है ना ये मेटल्स हैं, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और आयोनिक कंपाउंड एक क्रिस्टल लैटिस है, एक क्रिस्टल लैटिस है। अब होता ये है कि जब आयोनिक कंपाउंड बन गया और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आइन, पॉजिटिव नेगेटिव आइन, पॉजिटिव नेगेटिव आइन हर जगह मौजूद हैं, तो अब होता क्या है कि पॉजिटिव आइन अपने चार्ज डेंसिटी की वजह से, चार्ज डेंसिटी के थ्रू नेगेटिव आइन के क्लाउड को, नेगेटिव आइन, भाई नेगेटिव आइन है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये क्या करता है अपनी पोलैरिटी की वजह से नेगेटिव आइन को अपनी तरफ फर्दर अट्रैक्ट करता है। इसे कहते हैं पोलराइजेशन, आइन पोलराइजेशन। क्या मतलब, दोबारा समझना। देखो ये तुमने कोवेलेंट बॉन्ड में तो पढ़ा है ना, बॉन्डिंग में, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है H और Cl के दरमियान, तो तुमने पढ़ा है कि भाई Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में, यस और नो। Yes, sir. लेकिन आयोनिक में तुमने नहीं पढ़ा, तो अब पहली दफा तुम आयोनिक में पढ़ रहे हो कि आयोनिक लैटिस जब बन जाता है ना, तो आयोनिक लैटिस में भी जो पॉजिटिव आइन, अब यहां नेगेटिव पर बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि नेगेटिव सब में सेम है, तो पॉजिटिव आइन क्या करता है, अपनी पोलैरिटी, अपने चार्ज का इस्तेमाल करके जो नेगेटिव आइन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको वो अपनी तरफ खींचता है। अब ये ऐसी एग्जांपल है, समझो जरा, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि तुमने एक लैटिस बनाया, यानी एक बिल्डिंग बना ली। अब बिल्डिंग बना ली, उसमें जगह जगह तुमने जहां पर जितने पिलर्स होने चाहिए थे तुमने खड़े कर लिए और एक स्टेबलाइज बिल्डिंग बना ली। अब उस बिल्डिंग के अंदर क्या हो कि पोलराइजेशन शुरू हो जाए, एक दीवार दूसरी दीवार को खींचने लगे, एक पिलर दूसरे पिलर को खींचने लगे, तो ये बिल्डिंग को मजबूत करेगा या कमजोर कर देगा? कमजोर करेगा। कमजोर कर देगा। मालूम हुआ कि आइन पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी, लैटिस उतना डीस्टेबलाइज हो जाएगा, यस और नो, डू यू ऑल एग्री? Yes, sir. Yes, दोबारा sir. लेट मी रिपीट, ठीक है। मैंने क्या कहा कि
आप कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये पढ़ते हैं कि दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का खींच रहा है और वहां पोलैरिटी आ जाती है। यहां पर क्रिस्टल लैटिस बनता है आयोनिक कंपाउंड में, जो कि ऑलरेडी पोलर है। अब मैंने क्या बताया कि जब हम कार्बोनेट्स में नीचे आ रहे हैं तो जो चार्ज डेंसिटी होती है मेटल आयन की, वो कम होती जा रही है। और चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है कि उस चार्ज डेंसिटी को यूज करके मेटल क्या करता है, नेगेटिव आयन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्रिस्टल लैटिस में डिस्टॉर्शन आती है जो क्रिस्टल को कमजोर कर देती है। तो अगर हम बेरिलियम नाइट ऑक्साइड कार्बोनेट की बात करें या बेरिलियम नाइट्रेट की बात करें, तो उसमें बेरिलियम चूंकि बहुत छोटा आयन है और उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो बहुत ज्यादा पोलराइज करेगा कार्बोनेट को। जबकि अगर हम बेरियम की बात करें, जो बड़ा है, चार्ज डेंसिटी उसकी कम है, तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन बेरिलियम में ज्यादा होगी, बेरियम में कम होगी। बेरिलियम का क्रिस्टल जो है वो कमजोर होगा, इसलिए जल्दी टूट जाएगा, जबकि बेरियम का जो क्रिस्टल है वो मजबूत होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ या ना, बात समझे नहीं समझे? यस यस सर। जी Yes, अमन, sir. मुआज, यस सर। ठीक है। चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है that results in distortion of electron cloud। ये तुम पढ़ रहे हो आयोनिक के अंदर, cloud of anion in crystal lattice, we call it ion polarization phenomena। destabilize the crystal lattice। क्या सारी बात समझ में आ जाती है बच्चों? तो अगर अब हम रीजन पे चलते हैं। हमने क्या कहा था कि एज वी मूव डाउन जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। क्या रीजन समझ में आया कैसे इंक्रीज हो रही है? कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो पॉजिटिव आयन है उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन और आयन पोलराइजेशन का फिनोमेना है नेगेटिव आयन पर लगता है वो कम होता जा रहा है और क्रिस्टल मोर एंड मोर स्टेबल होता जा रहा है। यस और नो? यस सर। And that is why Yes, sir. whether we move down in nitrates or carbonates, in any case, in either case, thermal stability is increasing. It means under same conditions two carbonates cannot break। अगर कैल्शियम कार्बोनेट एक कंडीशन पे ब्रेक हो रहा है तो बेरियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए उससे ज्यादा हीट चाहिए होगी। और रीजन समझ में आ गया? अमान, मुआज, अलीना, सबाहत, अबिहा? यस सर। यस सर। बच्चों चैप्टर खत्म, पैसे हजम। ग्रुप सर खत्म का हो गया। टेस्ट जी बोले। सर, इसका आज टेस्ट नहीं होगा ना ग्रुप 2 का? क्या करते हैं, ले लेते हैं यार, और क्या। नहीं सर, ना करें। भाई तो आज टेस्ट तो नाइट्रोजन सल्फर तक तो था ही ना। अब सुबह सुबह कर लिया है, रात में टेस्ट होना है, तो तैयारी नहीं हो जाएगी क्या तब तक? नहीं नहीं सर, सर। ग्रुप भाई। हाँ भाई, समझ में आया? याद कितने % हुआ जितना भी हमने डिस्कशन की, जो पैटर्न था?